So hello everyone. Today we are going to discuss about the phage therapy. तो जब भी आपसे कोई वायरस के बारे में पूछता है तो आप क्या बोलोगे उसको? वायरस मतलब कि वायरस का मतलब होता है कि भाई जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, जो बहुत ज़्यादा डेडली डिजीज़ कॉज करता है। ये बिल्कुल सच है कि जो वायरसेस होते हैं वो डिवास्टेटिंग डिजीज़ कॉज करते हैं, लेकिन सभी वायरसेस जो हैं वो ऐसे नहीं होते हैं। कुछ ऐसे वायरस हैं जो हमारे काम के हैं, जो डेडली डिजीज़ है उसको क्योर भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं एंड उन वायरसेस को हम फेजेस बोलते हैं, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल हैं और वो डेडली डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं। सो बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज का आप स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे। ये जो फेज है, बैक्टीरियोफेज का मतलब है एक ऐसा वायरस जो कि इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया को, जो कि रेप्लिकेट करता है बैक्टीरिया के अंदर ही। सो बैक्टीरियोफेज इज़ अ वायरस दैट विल इन्फेक्ट द बैक्टीरिया ओनली। वो सिर्फ बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके स्ट्रक्चर में क्या है, आइकोसाहेड्रल हेड है, इसका हेड है, और फिर उसके अंदर जो इसका न्यूक्लिक एसिड यानी कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो पैक्ड होता है। उसके नीचे कॉलर है, कॉलर के नीचे फिर बेस प्लेट्स हैं जहाँ पे स्पाइक्स लगे हुए हैं, और वहीं पे टेल फाइबर्स भी अटैच्ड हैं। तो इसकी जो शेप है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिमेट्री है, और ये जो टेल फाइबर्स आप देख रहे हो इनका काम ये होता है कि ये अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। सो अगर आप रेप्लिकेशन के बारे में देखो कि जो आपके बैक्टीरियोफेजेस होते हैं वो किस तरीके से रेप्लिकेट करते हैं, तो सबसे पहले जो आपका बैक्टीरियोफेज वायरस है वो बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद वो पूरा अंदर नहीं जाता है, टेल्स की हेल्प से वो अटैच हो गया। अटैच होने के बाद जो उसका जेनेटिक मटेरियल है उसकी पेनिट्रेशन होती है, यानी कि बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर उसका खाली जेनेटिक मटेरियल जाता है, वो पूरा वायरस नहीं जाएगा, उसका सिर्फ जेनेटिक मटेरियल अंदर जाएगा। जैसे ही देयर इज पेनिट्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, वो क्या करेगा, होस्ट बैक्टीरियल सेल की बॉडी को हाईजैक कर लेगा एंड इट विल रीप्रोग्राम इट टू सिंथेसाइज द न्यू वायरल कंपोनेंट्स। जब नए वायरल कंपोनेंट्स बन जाएंगे तो उनकी असेंबली होगी और बहुत सारी इस वायरस की कॉपीज़ बन जाएंगी। तो एक बार ही आपके बैक्टीरिया के अंदर 50 to 100 फेजेस बन चुके हैं, एक्यूमुलेट हो चुके हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो फेजेस जो हैं नाउ दे आर एबल टू रिलीज अ प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं एंडोलाइसिन। वो सिक्रीट करते हैं, और ये जो एंडोलाइसिन है वो बैक्टीरिया के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देता है कि जो आपका बैक्टीरिया है वो फट जाता है, उसकी जो सेल वॉल है वो डिसरप्ट हो जाती है। और जब बैक्टीरिया बस्ट हो जाता है तो जो भी उसके अंदर फेजेस होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, एंड वो बाहर आने के बाद नए बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं एंड इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरीके से उनकी रेप्लिकेशन होती है। अब हमें फेज थेरेपी की ज़रूरत ही क्यों है, जब हमारे पास पहले से ही देखो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक्स तो पहले से ही हैं, तो हमें फेज थेरेपी की क्या ज़रूरत है? एंटीबायोटिक्स ह्यूमन्स को सेव कर सकती है बैक्टीरिया से, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं विच हैव डेवलप्ड अ स्पेशल पावर टू ओवरकम दीज एंटीबायोटिक्स, यानी कि वो इन एंटीबायोटिक जो भी आप दे रहे हो उसकी उनको आदत पड़ चुकी है, वो म्यूटेट हो चुके हैं, वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं कि उनको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी एंटीबायोटिक्स दे लो वो नहीं मरेंगे। तो इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। फर्दर मोर ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है ये बैक्टीरियाज अपनी अगली जनरेशन्स को भी पास कर सकते हैं, आगे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो अब क्या है, अब ऐसे बैक्टीरियाज को हम सुपर बग्स के नाम से भी बुलाते हैं। ये जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज हैं उनको हम सुपर बैक्टीरिया या सुपर बग्स भी बोलते हैं, जो कि अनट्रीटेबल हैं और बहुत ज़्यादा डेडली हैं। एक बार इन्फेक्शन हो गया फिर तो बंदा मर ही जाता है, अगर क्योंकि ट्रीटेबल तो है ही नहीं, कोई भी ड्रग उनके ऊपर काम नहीं करेगी, कोई एंटीबायोटिक्स उनके ऊपर काम नहीं करेगा क्योंकि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। इसीलिए हमें फेज थेरेपी की ज़रूरत पड़ी। तो फेज थेरेपी में हम क्या करेंगे, थेरेपेटिक यूज़ होता है बैक्टीरियोफेजेस का पैथोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया बैक्टीरियोफेजेस ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को मारते हैं।
तो अगर कोई बैक्टीरियल डिजीज़ है जो किसी बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, तो हम फेजेस का यूज़ करके उस डिजीज़ कॉजिंग पैथोजेंस को मार देंगे, तो हमारी डिजीज़ क्योर हो सकती है, तो उसको हम फेज थेरेपी बोलते हैं। अब जो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जो मैंने आपको बताया, इसके बारे में अभी हम थोड़ा और देखेंगे। उससे पहले आप कुछ फैक्ट्स देख लीजिए। जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं ना, बहुत अबंडेंट है, पूरे प्लानट पे सबसे ज़्यादा है। अगर आप ये एस्टिमेशन देखेंगे, इसमें देखिए ऑरेंज कलर में ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स को शो कर रखा है और ब्लू कलर में आपका बैक्टीरियोफेजेस है। तो अगर हम सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सबको हमने एक साइड कर लिया, फिर भी अगर सबको कंबाइन कर लेंगे, फिर भी बैक्टीरियोफेजेस की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अबंडेंट है ये। और इनका जो साइज़ होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। अब देखो बैक्टीरिया जो है कितना छोटा होता है, और ये तो उसके 100 गुना उससे छोटे हैं, तो कितना ज़्यादा छोटे होते हैं। नॉर्मल माइक्रोस्कोप से तो आप इसको देख ही नहीं सकते, आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। एंड अगर आप अपने हाथ पे भी देखोगे, आपका जो एक हाथ है, आपके जो हैंड्स हैं, उस पर 10 बिलियन फेजेस जो हैं अभी प्रेजेंट हैं, तो बहुत ज़्यादा अबंडेंट होते हैं ये। अब हमारी बॉडी पे क्यों प्रेजेंट है? देखो आपकी बॉडी जो है वहाँ पे बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, तो जहाँ पे भी बैक्टीरिया जाएंगे पीछे पीछे ये उनका शिकार करने पहुँच जाते हैं। सो अब WHO ने क्या बोला था कि विदाउट अर्जेंट एक्शन वी आर हेडिंग फॉर अ पोस्ट एंटीबायोटिक एरा इन विच कॉमन इन्फेक्शंस एंड माइनर इंजरीज कैन किल द पीपल। और ये ग्राफ को देखें, यहाँ पे 2050 तक का एस्टिमेशन दिया हुआ है कि ये एस्टिमेट करा गया है रिसर्चर्स द्वारा कि 2050 तक, 2050 तक अराउंड 10 मिलियन लोग जो हैं वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया यानी कि जो हमारे सुपर बग्स हैं उनकी वजह से मर जाएंगे। और ये जो डेथ्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी, इवन मोर देन कैंसर। तो सुपर बग्स जो हैं वो कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हमें इनसे डील करने के लिए कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, एंड इनको डील करने के लिए फेजेस जो हैं वो हमें हेल्प कर सकते हैं। बैक्टीरियोफेजेस जो हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं। अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ता ही क्यों जा रहा है, क्यों बैक्टीरियाज जो हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते जा रहे हैं? ये सब हमारी वजह से हो रहा है। हमारी वजह से भाई हमने क्या कर दिया? हमारी वजह से इसलिए जब भी आपको थोड़ा बहुत बुखार होता है तो आप जाते हो मेडिकल स्टोर पे और एंटीबायोटिक्स ले लेते हो और ठीक होने के लिए, या आपको ज़रा बहुत एलर्जी होगी तब आप एंटीबायोटिक्स ले लेते हो। तो इससे क्या होता है, बार बार आप क्या कर रहे हो, बैक्टीरिया को एक्सपोज कर रहे हो उस एंटीबायोटिक्स से, तो वो अडेप्ट कर लेगा बैक्टीरिया। इनफैक्ट आप अननोइंगली भी, ना जानते हुए भी, आप कई सारी एंटीबायोटिक्स को हम रोज़ाना कंज्यूम करते हैं। जैसे कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं, मिल्क पाउडर्स हैं, या आपकी चॉकलेट कैंडीज़ में भी आजकल एंटीबायोटिक्स डालने लग गए हैं कुछ कंपनीज़। तो एंटीबायोटिक्स, और ये जो एनिमल आप पिक्चर में देख रहे हो, एनिमल्स को भी क्या किया जाता है, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं ताकि उनका जो साइज़ है वो बड़ा हम कर सके, उनको मोटा कर सके। ताकि वो मोटे होंगे, जैसे पिग्स हैं या कैटल्स हैं, उनको एंटीबायोटिक्स दिया जाता है ताकि वो फैट हो जाए, वो उनका साइज़ बड़ा हो जाए, ताकि हमें ज़्यादा मीट मिले। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया को डेली ऑन अ डेली बेसिस बहुत ज़्यादा उसको ओवर एक्सपोज करा जा रहे हैं एंटीबायोटिक्स से, जिसकी वजह से वो अब क्या हो चुका है, अडेप्ट हो चुका है, वो अडेप्टेशन हो चुकी है उस बैक्टीरिया के अंदर, और अब उसमें म्यूटेशन हो चुकी है जिसकी वजह से वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो चुका है। अब फेज थेरेपी, जो फेजेस हैं, यानी कि फेज थेरेपी का मतलब है कि हम बैक्टीरियोफेजेस का यूज़ करके हम इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो हैं उनसे लड़ सकते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? देखो, हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरियाज और बैड बैक्टीरियाज। बैड बैक्टीरियाज यानी कि जो पैथोजेनिक होते हैं, जो आपको डिजीजेस कॉज करते हैं, और जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे गट के अंदर पाए जाते हैं, जो कि हमारी डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो अब जो आप एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करते हो वो क्या करता है, वो फ़र्क नहीं जानता कौन सा गुड बैक्टीरिया कौन सा बैड बैक्टीरिया, उनको नहीं पता, वो दोनों को ही किल कर देगा, चाहे वो गुड बैक्टीरिया चाहे बैड बैक्टीरिया। जो रास्ते में बैक्टीरिया आता है वो एंटीबायोटिक सबको ख़त्म करता जाता है।
लेकिन जो आप फेजेस यूज़ करते हो, फेजेस जो होते हैं वो एक्सट्रीमली स्पेसिफिक होते हैं उनके टारगेट के, मतलब वो ना सिर्फ बैड बैक्टीरिया को ही टारगेट करते हैं, गुड बैक्टीरियाज को किल नहीं करेंगे। इनफैक्ट वो इतने ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं कि जो एक बैक्टीरियोफेज है वो एक ही सिंगल बैक्टीरियल स्पीशीज़ उनका टारगेट होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई बैक्टीरियोफेज है, वो स्टेफाइलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया स्पीशीज़ को टारगेट कर रहा है, तो वो उसी बैक्टीरिया को मारेगा और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और ये जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस होता है, ये बैक्टीरिया स्किन और वूंड इन्फेक्शन करता है बेसिकली। तो ऐसे ही आप क्या कह सकते हो कि जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, फेजेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने टारगेट के स्पेसिफिक होते हैं। अब ये केस स्टडी है जहाँ पे कि फेज थेरेपी को पहला क्लिनिकल ट्रायल किया गया था और एक बंदे को ठीक किया गया था फेज थेरेपी से। तो टॉम पैटरसन यूएसए से हैं ये, और इनको जो है ट्रीट किया गया था फेज थेरेपी से। किस तरीके से किया गया था, इनको क्या था कि इन्फेक्शन हो गया था सुपरबग से, जो कि एक ड्रग रेजिस्टेंट जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया था, उसका नाम था असाइंटोबैक्टर बॉमिनी। इस बैक्टीरिया से उनको इन्फेक्शन हो गया था एंड उनको ट्रीट किया गया था फेज थेरेपी से। तो इसके लिए सबसे पहले सीवेज सैंपल को कलेक्ट करा गया। सीवेज सैंपल, क्योंकि हमें क्या चाहिए, बैक्टीरियोफेजेस चाहिए थे, तो उन्होंने सीवेज सैंपल को कलेक्ट किया एंड फेजेस को आइसोलेट करने के लिए उन्होंने सीवेज सैंपल लिया। क्योंकि अगर आप ये देखो कि एक जो ml होता है ना पानी, 1 ml पानी के अंदर 1 बिलियन फेजेस प्रेजेंट होते हैं, 1 बिलियन बैक्टीरियोफेजेस, इतने ज़्यादा अबंडेंट होते हैं ये। फिर क्या किया गया, उन साइंटिस्ट ने लैब में एक पेट्री डिश ली, उसके अंदर अगार पेट्री डिश प्रिपेयर करी अच्छे से मीडियम तैयार करके, एंड उस पेट्री डिश पे उन्होंने कौन से बैक्टीरिया को स्ट्रीक किया, जो कि डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया था, उसकी उन्होंने स्ट्रीकिंग करी। यानी कि जो आपका साइंटोबैक्टर बॉमिनी था, उससे उन्होंने उस अगार प्लेट पर स्ट्रीकिंग करी। स्ट्रीकिंग करने के बाद उन्होंने माइक्रोपिपेट की हेल्प से एक ड्रॉप जो है सीवेज की डाली, सीवेज वाटर की एक ड्रॉप उस पेट्री प्लेट पे डाली, एंड उन्होंने 24 to 48 आवर्स के लिए उसको इंक्यूबेट करा, एंड उसके बाद उन्होंने ग्रोथ चेक करी। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको जो नीचे वाले फिगर में देखो कि आपको पेट्री प्लेट में छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं। तो ये जो होल्स होते हैं ना, होल लाइक जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो प्लेग है। दीज आर नोन एज प्लेग्स। ये प्लेग जहाँ जहाँ पे भी है ना, यानी कि वहाँ पे फेज प्रेजेंट है। वहाँ पे फेजेस ने क्या किया है, बैक्टीरिया को खा लिया है, बैक्टीरिया को डिग्रेड कर दिया है। तो वो पार्ट जो है दैट इज़ सक्ड विद द माइक्रोपिपेट एंड उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ब्रॉथ के अंदर, ताकि वो मल्टीप्लाई होए, और फिर मैचिंग फेजेस को आइसोलेट करा जाता है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि बहुत सारे ऐसे पीएचडी स्कॉलर्स हैं या बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारी ऐसी लैब्स हैं जो कि बैक्टीरियोफेजेस के ऊपर काम करती हैं। उनका डेली का बहुत सालों से वो बैक्टीरियोफेजेस को कलेक्ट कर रहे हैं। तो जो भी आपका डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया है, आप उसके अगेंस्ट बैक्टीरियोफेज वहाँ से ले सकते हो, वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। अगर, क्योंकि बैक्टीरियोफेजेस को ढूंढना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है, वो भी क्योंकि आपको मैचिंग बैक्टीरियोफेज ढूंढना है, जो जिसका टारगेट जो है वो स्पेसिफिक हो, वो उसी बैक्टीरिया के खिलाफ, जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया है उसी के खिलाफ एक्ट करे। तो हमें ऐसा बैक्टीरियोफेज चाहिए। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है कि बैक्टीरियोफेज को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप साइंटिस्ट या रिसर्चर्स की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि उनके पास पहले से ही कलेक्शन रहता है। सो अब उस टाइम तक क्या था कि साथ में साइड बाय साइड जो वो पेशेंट था, उसकी जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही थी। वो कोमा में था 3 महीने से पहले से ही, और जो उसका जो था मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो रहा था, उसकी किडनी फेल हो गई, लंग फेल हो गए, उसके हार्ट फेल हो गया, हार्ट में जो है वो दिक्कत आने लग गई। तो जो आपका जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन था वो पूरी बॉडी में धीरे धीरे फैल रहा था। तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी उस टाइम पे, एंड कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने, डॉक्टर्स ने सारी एंटीबायोटिक्स दे के देख ली, कॉम्बिनेशंस करके देख लिया एंटीबायोटिक्स को, 2-2, 4-4 एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शंस लगा लिए, ड्रग्स दे दिए, पर कुछ काम नहीं कर रहा था। तो उनकी फैमिली की कंसल्टेशन लेके पहली बार जो है रिस्क लेते हुए ये बैक्टीरियोफेजेस जो हैं उनकी थेरेपी को पहली बार उसका क्लिनिकल ट्रायल किया गया। एंड जो
हज़ारों की तादाद में फेजेस जो हैं उसकी बॉडी के अंदर, उसके ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंजेक्ट करे गए एंड फॉर्चुनेटली, लकीली 3 दिन बाद वो बंदा कोमा से उठ गया. ही केम आउट ऑफ कोमा, ही ओपनड हिज आइज़ एंड यहाँ पे देखिए कि 3 महीने बाद वो जो है फुली रिकवर हो गया वो, और उसको डिस्चार्ज कर दिया गया हॉस्पिटल से. अब ये जो इसको नई ज़िंदगी मिली थी, ये किस वजह से मिली थी? बैक्टीरियोफेजेस की वजह से, फेज थेरेपी की वजह से मिली थी. एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि जो फेजेस हैं, जो फेज थेरेपी है, वो एक हमारा वेपन है विच कैन बी यूज्ड इन दी वॉर अगेंस्ट द सुपरबग्स और दी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज के खिलाफ हम एज अ वेपन उसको यूज़ कर सकते हैं. So this is all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.